आदाब, नमस्कार। मैं वसीम खान आज हाजिर हूं सच्ची घटना को लेकर आपके बीच में। सच्ची घटना है बिहार की पटना का एक थाना लगता है शास्त्री नगर, और शास्त्री नगर क्षेत्र में एक जगह लगती है, इलाका है राजा बाज़ार। राजा बाज़ार में एक पारस हॉस्पिटल है, और पारस हॉस्पिटल ये पूरे प्रदेश में कह सकते हैं या फिर पटना में बहुत ही मशहूर है। यहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज चलता है। तारीख थी 17 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त था। हॉस्पिटल के ठीक सामने 1-2 बाइक रुकती हैं। उसमें से 5 लोग होते हैं, जिसमें 4 के सर पर कैप लगे हुए थे, एकदम बढ़िया अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बने ठने थे। साथ ही एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसके सर पर कोई कैप लगा नहीं होता है। आराम से एकदम ये करीब 10 मिनट तक टहलते रहते हैं, और 10 मिनट टहलने के बाद 7:50 के आसपास ये हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं, और इधर उधर घूमते हुए लगभग 18 मिनट के आसपास ये 2nd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। 2nd फ्लोर पर चल रहे थे, जिसके सर पर कैप नहीं लगा हुआ था। दरअसल वो एक ऐसा लग रहा था उसके हाव भाव से जैसे कि उनको वो लैंड कर रहा हो। इन चारों का मुखिया हो। 5वां व्यक्ति सीधा आईसीयू में जाता है। आईसीयू का जो कमरा होता है, कमरा नंबर 209, वो ऐसी जगह पर अक्सर कोई ना रोकने वाला ना टोकने वाला होता है, क्योंकि वहाँ अगर कोई अचानक से कोई आदमी जाएगा तो उसके जर्म कीटाणु भी, विषाणु जो भी होते हैं वो जा सकते हैं। इसलिए उन्हें रोक लेते हैं कि आईसीयू में हर किसी की एंट्री नहीं होती। डॉक्टर जाते हैं तो एक पहनावे के साथ जाते हैं, या कोई बाहर का व्यक्ति अगर आईसीयू में जाता है तो वो भी एक पहनावे के साथ जाता है। लेकिन यहाँ कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। पूरी की पूरी जो गली थी उस हॉस्पिटल से 2nd फ्लोर की, तो बिल्कुल एकदम सुनसान थी। खाली भी दरवाज़ा खुलता है। जिसने कैप नहीं लगाया हुआ था अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद 30 सेकंड तक वहाँ रुकते हैं। 1 मिनट का आधा हिस्सा 30 सेकंड रुकते हैं, और एक के बाद एक लगभग 12 या 13 गोलियां चलाई जाती हैं। धुआंधार गोलियां चल रही थीं, और इस गोली की आवाज़ इस हॉस्पिटल को चीरती हुई पार करते हुए बाहर तक निकल जाती है। 3 सेकंड तक रुकते हैं, और सब के सब निकल आते हैं। जिसने भी कैप नहीं लगाई हुई थी वो बहुत गड़बड़ी में थे, घबराए हुए थे, परेशान थे, भाग रहे थे, क्योंकि ये सारा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और जिसने कैप नहीं लगाई हुई थी वो आराम से आया था और आराम से ही जा रहा था, जैसे उसे ना किसी कानून का खौफ था और ना ही किसी का डर था। न उसे लग रहा था कि भविष्य में कुछ होगा। उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। बस पटना के पारस हॉस्पिटल में 17 जुलाई की सुबह सुबह जो ये घटना होती है, सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी के साथ तैरने लगती है कि हर कोई इस घटना के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है। ख़ासकर बिहार के लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में वहाँ पर चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। जिसके ज़्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी, और वो पूरे प्रदेश पर राज करेगा। अब ऐसी स्थिति में लगातार गोलियां चल रही हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। इसकी चर्चा क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर जैसे ही बात आती है, उसके बाद फिर फेसबुक हो, न्यूज़ चैनल हो, या फिर वेब पोर्टल जो अलग अलग
वेबसाइट बनी होती हैं, न्यूज़ चैनल वालों की, अखबारों वालों की यूट्यूब पर वीडियो बनकर आने लगती हैं। लोग बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं कि नेता बयानबाजी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जंगल लाश। तो अब बिल्कुल नहीं है। पहले जंगल राज, पहले यहाँ पर बहुत हालात ठीक थे, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये सब होता है पारस हॉस्पिटल में, जो पारस हॉस्पिटल से 0.8 यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा एक डूमरा चौक है, वहाँ पर पुलिस भी रहती है। साथ ही हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर पुलिस मुख्यालय है, यानी पूरे प्रदेश की पुलिस को कंट्रोल करने वाला जो ऑफिस है वो यहाँ से महज 2 किलोमीटर है। और जो इन थाना क्षेत्र के अंडर में आता है, पारस हॉस्पिटल, शास्त्री नगर थाना, जो यहाँ से 2.2 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 200 मीटर दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया है? बहुत आराम से वो आए थे और बहुत ही आराम से बाइक उठाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। इसके बाद क्या था कि हर कोई जानने में जुट जाता है कि गोली किसको मारी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो गोली मारी गई थी चंदन मिश्रा को। चंदन मिश्रा जो कि बिहार का ज़िला बक्सर का थाना उद्योग क्षेत्र लगता है, उसी का एक गांव लगता है, नाम सोनबरसा का रहने वाला होता है। और वो पिछले 12 साल से सलाखों के पीछे था, जेल में था। पहले वो बक्सर की जेल में था, उसके बाद किन्हीं कारणों से उसको भागलपुर की जेल में भेज दिया जाता है। भागलपुर की जेल से उसका ट्रांसफ़र करके भैरवी जेल लगती है। भैरवी जेल से उसको 2 जुलाई 2025 को पैरोल मिलती थी और उसको रुकना था, मतलब बाहर रहना था। जेल से बाहर 18 जुलाई 2025 तक लगभग 15 दिन के आसपास की एक पैरोल थी उसकी, और उसने अपनी बीमारी का हवाला दिया था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। उसको बवासीर थी, बवासीर का इलाज करवाने के लिए वो आया था। हॉस्पिटल में टाइम वगैरह भी ले रखा था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाने से पहले वो अपने कुछ साथियों के साथ बहुत अच्छे से सूट खरीदता है, जूते खरीदता है, बहुत अच्छे बढ़िया नए कपड़े खरीदता है। नई टी शर्ट, नए कपड़े खरीदने के बाद अपने साथ 4 बड़े अच्छे हस्तपुष्ट लड़के रखता है और उन लड़कों को लेके जा रहा है। अपने साथियों से कहता है कि बढ़िया सी वीडियो बनाना। वो बढ़िया सी वीडियो बनाते हैं, बताया जाता है, क्योंकि वो 12 साल तक लगातार जेल के अंदर था और बाहर साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बहुत सारी चीज़ बदली थी। सोशल मीडिया का दौर आ चुका था, हर कोई अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि 15 दिन के लिए भले ही आया है, लेकिन वो भी चाहता है कि सोशल मीडिया पर उसका भी एक रोब हो, दबदबा हो। उसका भी अपना अकाउंट बनता है, वीडियो डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं। ये चलते फिरते म्यूज़िक के साथ उसके बाद उसके भी फॉलोअर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। शायद उसको याद ये रहा होगा कि कुछ साल पहले, इनके साल 2011 के आसपास जो हत्या की थी, दरअसल वो नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल हत्या वाली जो बात है वो कुछ चर्चाओं का विषय इसलिए भी रही क्योंकि बक्सर ज़िले में एक अमला टोली गांव लगता है, वहाँ के रहने वाले होते हैं और राजेंद्र केसरी भोजपुर में एक भोजपुर चूना भंडार के नाम से एक दुकान चलाते थे।
पेंट वगैरह जो होता है, घरों में पुताई का काम जो होता है, उसका काम करते थे। उनके पास एक सुरेंद्र मिश्रा नाम का आदमी आता है। आखिर कहता है कि सरकार, मैं अपने घर की रंगाई पुताई कराना चाहता हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दो, कभी भी कुछ सामान मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी तुरंत फ़ोन कर दूँगा, तुरंत आप भिजवा देना। सुरेंद्र मिश्रा ने इस तरह की बात कही कि राजेंद्र केसरी ने कहा कि ठीक है, ये नंबर ले जाओ। लेकिन वह नंबर खुद का नहीं था, दुकानदार का अपने भतीजे का नंबर था। हर किसी के पास उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। राजेंद्र किसी ने ज़रूरत महसूस ना की हो, अपने भतीजे का नंबर दे दिया और जैसे नंबर गया, अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि फ़ोन आता है, लाला बहुत मोटे पैसे कमाते हो, कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लो। यानी कि उनसे रंगदारी के लिए कॉल आई। अब जिसको रंगदारी के लिए कॉल आ गई थी वो तो भतीजा था। उसने कहा कि चाचा, आपके नाम से एक फ़ोन आया था, वो पैसे मांग रहा था, अभी पैसे देने में आनाकानी कर देते हैं। इतने में एक बदमाश आता है और आकर कहता है कि देख लेना, कल का सूरज नहीं देख पाओगे। यानी कि कल का दिन जो है वो तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा, वो तुम्हारी ज़िंदगी का भी आखिरी दिन होगा। इस तरह की धमकी दी जाती है। उन्हें लग रहा था कि कोई मक्कारी कर रहा था, लेकिन वो तारीख थी 21 अगस्त 2011। सुबह को जैसे दुकान खोल रहे थे, 9:05 के आसपास का वक्त था। बाइक पर 3 लोग आते हैं। एक बाइक पर बैठा था, 2 दुकान तक जाते हैं, एक दुकान के बाहर खड़े होकर देख रहा है। तीसरा जो बदमाश था, उसके हाथ में पिस्तौल होती है और एक के बाद एक राजेंद्र केसरिया को उसके सिर में गोली उतार दी जाती है। तभी पुलिस आई, तभी पोस्टमार्टम होता है, जांच पड़ताल की जाती है, बदमाशों के नाम सामने आते हैं। दीनबंधु सिंह, चंदन मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, शेरू सिंह। अभी ये मामला फिर अदालत में पहुंचता है और अदालत की तरफ से एक जो व्यक्ति होता है, शेरू सिंह, उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और चंदन मिश्रा को आजीवन कारावास सुनाया जाता है। मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच जाता है। पटना की अदालत में जब इसकी सुनवाई चल रही थी, तब इसमें इम्प्रूवमेंट कर दी जाती है। यानी कि सजाए मौत को जो दी थी शेरू सिंह को, उसको फिर से आजीवन कारावास में बदला जाता है और आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था उसके अंदर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह। अब पुलिस प्रशासन ने जब इसे पड़ताल करना शुरू किया, मीडिया ने भी इसको पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चला कि शेरू मिश्रा और चंदन मिश्रा ये बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दौर में 2009 से 2012 तक इन्होंने लूट हो, हत्या हो या फिर अपहरण करना हो, फिरौती के लिए या फिर रंगदारी मांगना हो, इस तरह के ये इनकी काम धंधे शुरू हो जाते हैं। लगभग 25 के आसपास मुकदमे इन लोगों पर दर्ज हो जाते हैं। यदि चंदन और शेरों के गैंग पर बात करें तो 10 से ज़्यादा हत्याओं के केस इन पर दर्ज थे। 6 सितंबर 2009 को सिमरी में अनिल सिंह की हत्या हुई थी। 10 सितंबर 2010, मार्च 2011 को बक्सर उद्योग थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या की थी। 20 अप्रैल 2011 की बात है, बक्सर उद्योग थाना क्षेत्र में भरत राय की हत्या हुई थी। 26 जुलाई 2011 को बक्सर उद्योग थाना क्षेत्र में शिवजी खरवार की हत्या हुई थी। 31 जुलाई 2011 की ये बात है, बक्सर टाउन थाना इलाके में मोहम्मद निज़ामुद्दीन की
हत्या हुई थी। 4 मई 2011 को शेरू गैंग ने बक्सर टाउन थाना क्षेत्र में जेल के एक क्लर्क जिनका नाम हैदर अली उनकी हत्या की। इसमें भी उनका नाम शामिल था। 21 अगस्त 2011 को भोजपुर के चुनाव व्यवसाय राजेंद्र केसरी को बक्सर टाउन थाना क्षेत्र में इलाके में गोलियों से भून दिया, जिसके बड़े में मैंने तफसील से बात की थी। 11 अप्रैल 2012 को आरा नवादा थाना ब्लॉक रोड के ठीक सामने स्थित गली में एक कोचिंग सेंटर हरि संजय हरि नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। और 2013 में आरा के टाउन थाना क्षेत्र की जेल के गेट के सामने सिपाही हामिद की भी हत्या करने का इनका आरोप था। इस तरह के लगभग 10 मामले थे। चंदन और शेरू गैंग पर अब पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल करना शुरू किया। पुलिस ने जो पहली ही एसपी की बाइट है, मीडिया तो पीछे पड़ ही जाती है कि आखिर ये हत्याएं क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि गैंगस्टर ने गैंगस्टर की हत्या की है और ये आपसी उनका झगड़ा है, आपसी मसला है। तो जाहिर सी बातें कुछ सोचने वाली बात है कि आईसीयू में जब अब कोई कैसे जा सकता है, जब डॉक्टर वगैरह या फिर कोई वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है वो जाने ही नहीं देती, तो कैसे कोई चला गया। 5 बदमाश आराम से चले जाते हैं, सब पे हथियार होते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था। नहीं कमरा नंबर 209 इसमें चंदन मिश्रा रह रहा है, इसका इलाज चल रहा है, ये बात बदमाशों को कैसे पता थी। इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि हॉस्पिटल यानी कि पारस की भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिली भगत सामने है। हालांकि पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा और पुलिस ने जो तर्क दिया था वो वाकई अजीब सा लगता है, बड़ा बेहुदा सा लगता है। वो कहते हैं कि गैंगस्टर ने गैंगस्टर को ही मारा है। अगर गैंगस्टर ने गैंगस्टर को मारा है तो पिछले 17 दिनों में 46 हत्याएं कैसे हुई। बिहार में इस तरह के आंकड़े हैं। अगर ये काम जब बदमाश आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं तो बंद कर दीजिए पुलिस थाने और बंद कर दीजिए ये कानून के दरवाजे, क्योंकि जब सब बाहर के लोग ही आपस में इंसाफ कर रहे हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है, तो शायद कहीं ना कहीं वो सही कह रहे हैं। पुलिस को अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से करना चाहिए, जिससे लोग शांति से रह सकें और बिहार की तारीफ़ कर सकें। लोग उसे ये ना कहें कि वहाँ पर जंगल राज है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसी के साथ आज की सच्ची घटना को मैं यहीं ब्रेक देता हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।